नमस्कार। फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं राज। आप देख रहे हैं हाईवे 33। ये जो कहानी आज मैं आपको सुना रहा हूं, ये कहानी हमें भेजे हैं, उनका नाम त्रिभुवन है। त्रिभुवन जी का ये कहानी 25 साल पुरानी है और ये कहानी इनकी मामा जी की है। मामा जी का उनका नाम जगदीश था। त्रिभुवन जी के मामा दो थे, एक बड़े थे और जगदीश जी छोटे थे। तो क्या हुआ था उनके साथ में, क्या घटी थी घटना, ये सब जानने के लिए चलते हैं इनकी इस कहानी में। लेकिन दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आपके पास कुछ ऐसी घटनाएं हैं जो आप मुझे बताना चाहते हैं, भेजना चाहते हैं, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कर सकते हैं। तो चलते हैं इनकी कहानी में। दोस्तों, मेरा नाम त्रिभुवन है। मैं यूपी के प्रयागराज के पास का रहने वाला हूँ। और ये जो घटना, ये जो कहानी है, ये मेरी नहीं है, मेरे छोटे मामा जी यानी कि जगदीश मामा जी की है कहानी। मेरे मामा जी दो भाई थे, एक बड़े थे और एक छोटे। तो बड़े तो नाना जी के साथ में मिलकर के खेती बाड़ी का काम संभालते थे और खेती बाड़ी से ही मेरे नाना जी का, मामा जी का घर बार चलता था। कोई नौकरी चाकरी तो थी नहीं। अब जो छोटे मामा थे ये भी 22-23 साल का हो चुके थे और बड़े मामा कहते थे कि जगदीश, अब तो बच्चा नहीं रहा, खेती बाड़ी के काम में हाथ बटा। अब तू तो भागता रहता है खेलने में कूदने में, अब तो बड़ा हो चुका है और हमारे साथ में चल, खेतों में काम कर। लेकिन जगदीश मामा को काम में इंटरेस्ट नहीं था। उनका जो सोहबत था कुछ गलत लड़कों के साथ में हो चुका था। वो नशा पानी करने लगे थे और वो सुबह जब सो के उठते और कुछ थोड़ा बहुत खाना खाया तो खाया, नहीं तो निकल जाते थे। वो नशे पानी की तलाश में लगी रहती थी, कहाँ से उनको नशा पानी मिले, क्योंकि घर में तो पैसा था ही नहीं, तो नशा तो खरीदने से है। तो अपने यार दोस्तों के साथ में घूमते रहते थे। लेकिन कब तक मुफ्त का कोई नशा पानी मामा जी को कराएगा। आखिरकार दोस्तों ने भी उनका साथ छोड़ दिया था। अब मामा जी तो अकेले पड़ गए थे और नशे की आदत उनको डल चुकी थी। और ऊपर से नाना जी, मामा जी उनको खेतों में काम करने के लिए कह रहे थे। अब उनका जो दिमाग था तो नशे में था, नशे का खुराक चाहिए था और नशे के लिए व्याकुल रहते थे। लेकिन घर के लोग जो उनकी आदत थी वो नहीं जानते थे कि हमारा लड़का नशे के चक्कर में पड़ा हुआ है, गांजा वगैरह पीता है। वो तो जानते थे कि वो लड़कों के साथ में खेलता होगा, उनके साथ बैठता होगा। अब जो हमारे जगदीश मामा थे, पैसे तो घर में थे नहीं, गरीबी का हालत था, खेती बाड़ी से ही सब काम चलता था। कभी सूखा पड़ गया तो जयराम जी की हो गया, कुछ नहीं घर में आता था। बाढ़ आ गया तब भी नुकसान, तभी घर में कुछ नहीं आना था। तो ऐसा भी टाइम आता था कि एक टाइम ही घर में चूल्हा जलता था और एक टाइम बंद रहता था। लेकिन मेरे जो जगदीश मामा थे उनको घर से कोई मतलब नहीं था, घर में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है कोई मतलब नहीं था। अब धीरे धीरे नाना जी को भी और बड़े मामा को भी पता लग चुका था
कि जगदीश गांजा वाजा पीता है और आवारा दोस्तों के साथ में घूमता रहता है। अब इसके बाद नाना जी मामा जी उस पर नज़र रखने लगे और कई बार तो हाथ भी उठाया उन पर। उनको समझाते थे कि देख जगदीश, जो तूने कर लिया उसको छोड़ दे, भूल जा उसको। अब नए सिरे से अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ा, खेत में खलिहान में हमारी मदद कर ताकि उपज ज़्यादा हो। हम मेहनत करेंगे तभी तो बात बनेगी। अब जो जगदीश मामा थे कुछ दिन के लिए तो संभल गए थे, नाना जी के साथ मामा जी के साथ खेत में जाने लगे थे, लेकिन उनका मन जो था भटकता रहता था नशे के लिए। आज जब शाम हो जाता था तो मामा जी गायब हो जाते थे, नदी के किनारे गंगा के किनारे पहुंच जाते थे। अब उनका जो शाम का टाइम नदी किनारे पर व्यतीत होने लगा, यह कि वहाँ पर साधु संत वगैरह और बैठते थे और वो गांजा भांग का इस्तेमाल करते थे। तो उनका अब ठिकाना नदी का किनारा बन चुका था। अब उनका साधुओं के साथ में ऐसा चक्कर चला कि शाम के टाइम में वो नदी किनारे पर ही चले जाते थे। हाँ, दिन में ज़रूर मामा जी नाना जी के साथ में खेत में काम करते, लेकिन शाम होते ही वो खेत से निकल जाते और गंगा किनारे पहुंच जाते। अब उनकी जो साथ हो गया था एक अघोरी साधु का। वो साधु हमारे जगदीश मामा को गांजा वगैरह का इस्तेमाल करने को देता था। अब जो जगदीश मामा थे उस अघोरी के साधु के साथ में बैठने उठने लगे थे। अघोरी साधु भी उनको देखता रहता कि कब मामा जी आ रहे हैं, जगदीश मामा। अब धीरे धीरे उस अघोरी साधु से मेरे मामा जी की दोस्ती बढ़ती गई। अघोरी साधु ने एक एक बात घर के बारे में पूछने लगा कुछ दिन के बाद में, कि घर में कौन कौन है, घर में क्या होता है, आय का साधन क्या है, कैसे तुम्हारा परिवार चल रहा है। और जगदीश मामा सब उस अघोरी साधु को बताते गए। अब अघोरी साधु जो था वो समझ चुका था कि ये लड़का गरीबी में जी रहा है। अब फिर एक शाम को जगदीश मामा को कुछ बताया कि देखो, मैं तुम्हें एक काम देना चाहता हूँ, अगर तुम कर सको तो इसके बदले में तुम्हें काफ़ी पैसा मिलेगा, लेकिन काम थोड़ा रिस्की है, खतरनाक है। अगर तुम कर सकते हो तो तुम्हारा घर का माली हालत सुधर सकता है, तुम्हारा परिवार पैसे वाला बन सकता है, गरीबी तुम्हारा दूर हो सकता है। आप जगदीश मामा कहने लगे, हाँ हाँ हम कर लेंगे, आप काम बताइए। वो अघोरी साधु ने कहा कि नहीं, इतना जल्दी नहीं, पहले अपने परिवार में सलाह मशवरा कर लो, अब फिर तुम कल मेरे पास में आना। तो जगदीश मामा कहने लगे, आखिर काम क्या है, वो लोग पूछेंगे तो मैं क्या बताऊंगा। अब अघोरी कहने लगा, देखो हमारे पास तो कोई फैक्ट्री का नौकरी नहीं है, ना कोई बैंक का नौकरी है, ना कोई सरकारी जॉब है। मैं तांत्रिक आदमी हूँ, आज तंत्र का ही मेरे पास में काम है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि काली शक्तियों को बुलाते हैं अपने फ़ायदे के लिए, और जब उनका फ़ायदा वगैरह हो जाता है तो काली शक्तियाँ तो इतनी जल्दी उनका पीछा नहीं छोड़ती, और वो चाहते हैं कि कुछ पैसे लेकर के कोई उनका देखभाल करे जब तक उनका टाइम पीरियड है। और वो काली शक्ति बहुत भूखी होती है, उनको भोजन चाहिए, दारू पीने के चाहिए। अगर उनको टाइम पर ना मिले तो सामने वाले को नुकसान पहुंचा सकती है, उनको मार करके खा भी सकती है। इतनी काली शक्ति वो हिंसक होती है। लोग बाग तो अपने फायदे के लिए काली शक्ति को बुलाते हैं, लेकिन उनका देखभाल नहीं कर पाते। कई लोग इस चक्कर में
मारे जाते हैं। तो ऐसे ही एक हमारे पास में केस है। किसी ने काली शक्ति को बुलाया था अपने फ़ायदे के लिए। अब वो चाहता है कि कुछ महीनों के लिए किसी को देखभाल के लिए दिया जाए और उसके बदले में उसको काफ़ी पैसा दिया जाएगा। अब जगदीश मामा समझ चुके थे कि मामला तंत्र मंत्र का है और ये कोई भूत प्रेत का मामला है। अब वहाँ से अपने घर गए, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही थी कि घर में नाना जी से बात करें इस विषय में और मामा जी से बात करें, अपने जो भी है परिवार में किसी से बात करें। वो रात तो सोचते सोचते निकल गई थी। उनकी हिम्मत नहीं पड़ी कि बड़े मामा से या नाना से उस विषय में बात करें, क्योंकि वो जानते थे कि अगर इस विषय में उन्होंने बात किया तो घर वाले भड़क जाएंगे। और उन्होंने अपने मन में फैसला कर लिया कि मैं उस अघोरी तांत्रिक को बोल दूंगा कि हाँ, परिवार वाले राजी हैं, आखिर जब पैसा देगा तो पैसा मैं घर में जा कर के नाना जी को दे दूंगा और फिर तो मान ही जाएंगे। यही उन्होंने मन में प्लान किया। फिर शाम के टाइम गंगा किनारे पहुँचे और अघोरी साधु के पास में जाकर के बैठ गए। अघोरी साधु ने पूछा कि हाँ भाई, घर में बातचीत हो गई तुम्हारी? अब जगदीश मामा ने झूठ बोल दिया कि हाँ जी, बातचीत तो हो गई है, लोग मान भी चुके हैं। बोले ठीक है, कल हम कुछ तुम्हारा इंतजाम कराते हैं, कल तुम इसी जगह पर आना। अब जो हमारे मामा थे खुश थे कि चलो हमने झूठ बोल दिया और ये अघोरी बाबा मान भी चुके हैं। अब जगदीश मामा को बेचैनी हो रही थी कि आखिर कितना पैसा मिलेगा इस काम के बदले में और कितने दिनों का काम है जो उन्हें करना है। उस अघोरी साधु से पूछने लगे कि बाबा बताइए, ये कितने दिनों का काम है जो उस काली शक्तियों को हमें देखरेख करना है, खाना खिलाना है और खाना में क्या देना होगा, सब कुछ मुझे डिटेल में बताइए। हाँ, इसके बदले में हमें कितना पैसा मिलेगा। उसकी बात सुनकर के साधु हंस पड़ा और कहने लगा, बड़े तुम्हें बेचैनी हो रही है जगदीश, चलो तुम्हारा बेचैनी मैं दूर करता हूँ। वो कहने लगे कि देखो, 3 महीने का ये काम है, हर तीसरे दिन उन काली शक्तियों को तुम्हें खाना और दारू देना है, वो भी एक निश्चित टाइम पर। मैं सब कुछ तुम्हें लिख करके दे दूंगा। 3 महीना के बदले तुम्हें 3 लाख रुपए मिलेंगे। अब तो खुश हो तुम, तुम्हारा परिवार तो खुश हो जाएगा इस सुन करके। अब जगदीश मामा थे उछल चुके थे 3 लाख रुपए की बात सुन करके, क्योंकि उस टाइम में 3 लाख की बहुत वैल्यू थी। मन में खुशी के मारे झूम रहे थे। वो कहने लगे कि सारा पैसा एक साथ ही मिलेगा ना? तो वो जो साधु थे, अघोरी साधु, हंसते हुए कहने लगे कि नहीं, एक साथ नहीं मिलेगा, आधा पैसा कल मिलेगा और आधा पैसा काम खत्म होने के बाद में, यानी कि तीसरे महीने में। अब जगदीश मामा बहुत खुश थे और उस रात जाकर के घर पर बड़े चैन से सोए। उनको लगा कि अब हमारा परिवार अमीर बन जाएगा, अब हमें किसी चीज़ की टेंशन नहीं रहेगी, अब हमारा परिवार भूखा नहीं रहेगा, एक शाम का चूल्हा बंद हो जाएगा, अब दोनों टाइम का खाना बनेगा। कहा जाए तो हमारी गरीबी के दिन चले गए हैं। रात भर अमीर का सपना देखते रहे, अमीरी होने का, लेकिन ये बात अभी तक अपने परिवार में उन्होंने किसी से भी नहीं बताया। उनका प्लान था कि जैसा ही पैसा आएगा नाना जी के पास जाकर के दे देंगे, और इतना सारा पैसा दे करके नाना जी तो मान ही जाएंगे। उनका यही विचार था। आखिरकार
अगले दिन शाम भी हुई और फिर हमारे जगदीश मामा उस साधु के पास गंगा किनारे पहुंच गए थे। साधु तो अपने ध्यान में थे और जगदीश मामा उनके पास जाकर के बैठ गए। 1 घंटे के बाद में वो साधु ने ध्यान तोड़ा तो देखा कि जगदीश मामा बैठे हुए हैं। तो जगदीश मामा से पूछने लगा कि देख लो, तुम इस काम के लिए तैयार हो? जगदीश मामा बोला, हाँ हाँ बिल्कुल हम तैयार हैं। तो साधु कहने लगे कि एक बार और सोच लो, हम तुम्हें जबरदस्ती नहीं कर रहे हैं। अगर ना करना है तो अभी भी तुम ना कर सकते हो। लेकिन पैसों के आगे जगदीश मामा ना कहाँ करने वाले थे। वो कहने लगे कि ना ना, आप बिल्कुल हमें काम दीजिए, जो काम आप बताएंगे हम करेंगे, हमारा परिवार भी करेगा इस काम को। आखिरकार साधु उस काम को बारे में बताने लगा। वो जो काम था, हर तीसरे दिन रात को 12 बजे अकेले कमरे में एक परात में बकरे का मीट, चिकन, जो भी है मांस ले जाकर रखना है 10 किलो के आसपास, और 2 बोतल कच्ची देसी दारू। फिर कमरे में बाहर से कुंडी लगा करके और उस कमरे के पास बिल्कुल नहीं जाना है। अब सारा काम समझ गए थे जगदीश मामा। अब फिर वह कहने लगे कि कोई गलती से उस कमरे के पास पहुंच जाएगा तो क्या कोई खतरा होगा? वो घोरी बाबा कहने लगे, हाँ बिल्कुल होगा। अगर तुम उस कमरे में मांस रख दिया और दारू रख दिया तो गलती से भी तुम्हारा परिवार का कोई सदस्य उस कमरे में ना जाए, ना उसके पास रहे, और ऐसा करोगे तो तुम नुकसान में रहोगे। वो जो काली शक्ति है तुम्हारे परिवार के ऊपर हमला भी कर सकती है। वो नहीं चाहती है कि तुम लोग उसको नज़र आओ, तुम लोग इसके बारे में कुछ जानकारी रखो। अब जगदीश मामा ये बात सुनकर के थोड़ा डर चुके थे, लेकिन तांत्रिक के आगे वो बोलने लगे, ठीक है जी, हम ऐसा कर लेंगे। तांत्रिक कुछ मंत्र लिख करके दिया। अब बोला, जब तुम पहला खाना दोगे तो ये मंत्र को पढ़ लेना। अब मंत्र पढ़ करके आप तुरंत उस कमरे से बाहर निकल जाना। आप बाहर से कुंडी लगा देना और ध्यान रहे कि सारी रात उस कमरे के अंदर में कोई ना जाए। हमारे जगदीश मामा एक एक चीज़ अपने दिमाग में बिठा रहे थे, जो जो तांत्रिक उनको बता रहा था। फिर जगदीश मामा कहने लगे कि आखिर जब तीसरा महीना हो जाएगा, इसके बाद में हम कैसे उसको वापस करेंगे? तो तांत्रिक बाबा कहने लगे कि अभी तो टाइम है ना, 1.5 महीने के बाद में तुम हमारे पास में आना। हाँ, मैं तुम्हें पैसे भी दूंगा और आधा पैसा, और तुम्हें मंत्र भी दूंगा ताकि तुम उनको उस मंत्र पढ़ करके और वापस कर सको। वो लोग वहाँ से तुम्हारे पास से उस कमरे से निकल जाएंगे, लेकिन ये सब तीसरे महीने में होगा। जगदीश मामा एक एक बात सब दिमाग में बिठा चुके थे और उस तांत्रिक ने अपने थैले में से 1.5 लाख रुपए नगद गड्ढे का निकाल करके और मामा जी को पकड़ा दिया और वो मंत्र भी पर्ची पे लिख करके दे दिया और कहने लगा कि ये काम कल रात को तुम्हें स्टार्ट करना है। अब फिर वो विधि बताने लगा कि देखो, तुम कोई गलती ना कर देना, नहीं तो तुम्हारे परिवार में कोई नहीं बच पाएगा। तुम इसको मजाक की तरह मत लेना, कोई गलती ना होने पाए। मामा जी पैसा दे करके उछल चुके थे। अब वो तो सब कुछ उन्होंने दिमाग में बिठा लिया था। अब फिर वो साधु बाबा का नमस्कार करके अपने घर की तरफ चल पड़े थे। अब उनके जो कदम थे तेज तेज अपने घर की तरफ लौट रहे थे। पैसों का गर्मी था, वो भी 1.5 लाख रुपए।
घर पहुंचे तो रोज की तरह नाना जी डांट रहे थे उनको, अरे कहाँ गया था तू? तो शाम होते ही पता नहीं कहाँ गायब हो जाता है, फिर तू नाशा पानी करने लगा। और मामा जी जो बड़े मामा थे वो भी जगदीश मामा को डांट रहे थे। वो तो रोज का उनको प्रसाद मिलता ही मिलता था। आज जगदीश मामा बिल्कुल नहीं डरे और वो जो नोटों का गड्डी लेके आए थे थैले में, वो नाना जी के आगे निकाल के रख दिया। अब इतने सारे पैसे देख करके नाना जी और बड़े मामा जी उसकी तरफ घूर करके देखने लगे। नाना जी कहने लगे, अरे ये कहाँ से पैसा ले आया तू? कोई चोरी डकैती किया है क्या जगदीश? मामा जी जो बड़े मामा थे वो भी बोलने लगे, लेकिन जगदीश मामा कहने लगे कि नहीं नहीं, ये चोरी का कोई पैसा नहीं है। हाँ, फिर वो सारी बात बताने लगे। जब बात उनकी पूरी खत्म हुई तो नाना जी कस करके थप्पड़ जगदीश मामा के गाल पर खींच करके लगाए और डांटते हुए कहने लगे, अरे तेरे को ये सब काम करना था तो कम से कम हम लोगों से तो पूछ तो लेता। जानता है ये कितना बड़ा गलत काम है। अब नाना जी का गुस्सा हाई हो चुका था। अब जो बड़े मामा थे वो नाना जी को शांत कराने लगे और कहने लगे कि देखो पिताजी, अब तो ये गलती कर बैठा है, अब तो 3 महीना हमें झेलना ही पड़ेगा। अब मान भी जाओ। अब इस लड़के को कहाँ हम लोग भेजें? ये तो सुधरने से बिल्कुल नहीं रहा। बिना पूछे इतना बड़ा काम ये ले चुका है। अगर कोई ऊंच नीच हो गई किसी परिवार के ऊपर में तो तेरा ही नाम जाएगा कि तूने ही उस परिवार को, उस सदस्य को तूने ही मरवाया है। अब इस चीज़ को तू गांठ बांध ले। नाना जी मामा जी बहुत डांटे जगदीश मामा को। अब जगदीश मामा को भी समझ में आ चुका था कि उन्होंने होश होश में जो उसमें काम लिया था वो काफ़ी खतरनाक है, लेकिन अब इस काम को तो करना ही था। आखिरकार सारे सदस्य मिलकर के अब इस काम को करने को ठान लिया, क्योंकि जगदीश मामा अगर ये काम नहीं करते तो काली जो शक्तियाँ थी वो इनके परिवार के ऊपर में हमला करना शुरू कर देती और एक एक करके सभी का जान ले लेती। अगले दिन वही जगदीश मामा चले बाजार और जो भी मांस का इंतज़ाम करना था, दारू का इंतज़ाम करना था, कर करके घर वापस लौटे। एक गोदाम वाला घर था जिसमें गेहूं और सामान वामान रखा जाता था। उस घर को चुना गया इस काम के लिए, क्योंकि वो थोड़ा अलग घर भी था। अब उस घर को साफ सुफ करके जो अनाज वगैरह था वहाँ से हटाया गया। अब फिर उस जगह में उस प्रेत को, उस काली शक्ति को खाना देने का इंतज़ाम किया गया। ये सारा काम करना था जगदीश मामा को। उसमें ना हमारे नाना जी पास उस जगह पर जाना था, ना बड़े मामा जी को, ना किसी और सदस्य को। जब रात को 12 बजा तो नाना जी सब लोग तैयार थे और जो मांस का जो जुगाड़ था परात में रख करके और दारू की 2 बोतलें परात में रख करके और जगदीश मामा को बोले कि तू जाकर दिया और जो उस साधु ने जो मंत्र बोला है उसको पढ़ लेना, कहीं गलत मंत्र मत पढ़ लेना जल्दीबाजी में। अब जगदीश मामा भी अब इस काम में डर रहे थे। वो जोश जोश में तो काम ले लिए थे, लेकिन अब जो सामने आ रहा था उसको देख करके बहुत ज़्यादा डरे हुए थे। कमरे में गए और वहाँ परात रख दिया जिसमें मांस था और दारू की बोतल थी। अब फिर उस पर्ची को लेकर के जो मंत्र लिखा हुआ था उस मंत्र को उन्होंने पढ़ा। अब फिर जल्दी से आकर के बाहर से दरवाज़ा बंद कर दिया और कुंडी को
लगा दिया और पीछे हट गए। जैसे ही पीछे हटे तभी कमरों में लगा कि जैसे कमरा कोई भूकंप की तरह हिल रहा है। उस कमरे में मांस खाने की, हड्डियां तोड़ने की जैसी चप्पर चप्पर की आवाज़ आने लगी। अब जगदीश मामा जल्दी से वहाँ से दूर हो गए उस कमरे के पास से, जहाँ नाना जी थे मेरे, बड़ी मामा थे, वहाँ जा कर के बैठ गए थे। सच कहा जाए तो जगदीश मामा बता रहे थे कि सारी रात वो लोग सो नहीं पाए थे। उस कमरे में रह रह करके आवाज़ आती थी जैसे उस कमरे में कोई भारी वजनी चीज़ चल रहा हो, और हड्डी तोड़ने की आवाज़ आती थी। अब पैरों की आवाज़ भी आती थी उसमें, उस कमरे में। जब सुबह हो गया था तब जा कर के वो लोग, थोड़ा डर उनका कम हुआ था। लेकिन सुबह में किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि उस कमरे का दरवाज़ा को खोले, और इस काम को जगदीश मामा ही ने किया। जब वो कमरा खोल करके अंदर झांका तो देखे जो मांस के सब कुछ परात में रखा हुआ था, दारू की बोतल रखा हुआ था, सब कुछ खाली हो चुका था। एक भी हड्डी का टुकड़ा उस परात में नहीं था, ना उस घर में गिरा हुआ था। दोनों बोतल जो दारू की थी वो खाली हो चुकी थी और एक साइड में पटकी हुई नजर आई। लेकिन वहां पर अब कोई नजर या महसूस नहीं हो रहा था। तब जाकर के जगदीश मामा को थोड़ा डर कम हुआ था। अब जो आज की घटना हुई, इसे सारे घर के लोग डरे हुए थे। जगदीश मामा को सारे कोस रहे थे, लेकिन अब पैसा भी घर में आ चुका था। अब पैसे से जब उनका कच्चा घर था, वो अब जो नाना जी थे वो पक्का बनवाने के सोचने लगे, क्योंकि बरसात में वो घर टपक रहा था। तो पैसे का इस्तेमाल भी कर रहे थे और जगदीश मामा को कोसते भी थे, और इस तरह उनका काम शुरू हो चुका था। हर तीसरे दिन जगदीश मामा बाजार से मांस ले आते और दारू की बोतल ले आते, और फिर रात का वही होता था। वो पूरी परात उस कमरे में रख के आ जाते और बाहर से दरवाज़ा बंद कर देते। और इसके बाद सारी रात उस कमरे में किसी के चलने की आवाज़ आती, और हड्डी जो मांस का टुकड़ा था उसको जैसे कोई हड्डी को चबा रहा हो, चटकने की, इस तरह की आवाज़ें आती थी। अब धीरे धीरे वो लोग डर से थोड़ा बाहर आने लगे। वो समझ चुके थे कि ये जो भी काली शक्ति है ये नुकसान नहीं पहुंचाएगी जब तक इसको छेड़ा ना जाए, जैसे उस अघोरी साधु ने बताया था। चलो अब तो ये काम करना ही पड़ेगा। 1.5 महीना बीत चुका था। 1.5 महीने के बाद में फिर जगदीश मामा, वैसे तो साधु के पास जाते ही थे, क्योंकि वो नशे का आदत तो उनका छूटा नहीं था। अब 1.5 महीने के बाद में जब पहुँचे तो साधु ने फिर उनको 1.5 लाख रुपया जो करार था वो पूरा किया, और फिर बोला कि अब तीसरे महीने से पहले मैं तेरे को पर्ची दूंगा लिख करके, उस मंत्र को पढ़ना, अब फिर ये काली शक्ति तुम्हारे घर में नहीं रहेगी, ये चली जाएगी। अब धीरे धीरे टाइम भी चलता जा रहा था। अब 3 लाख रुपए घर में आ गया था। जिस घर में कभी चूल्हा एक टाइम जलता था, अब दोनों टाइम चलने लगा। घर जो कच्चा था वो पक्का बन चुका था। आमिरी की झलक पूरे गांव वालों को दिखने लगी थी। लोग बाग, पड़ोसी उनके हैरान थे कि रातों रात ऐसा कौन सा खजाना इन लोगों को मिल चुका है जो ये लोग रातों रात अमीर हो चुके हैं। लेकिन जगदीश मामा ने पूरी बात सब परिवार को बता चुका था कि इसका भेद
किसी के ऊपर में खुलना नहीं चाहिए। ये हम लोग के बीच में ही सारी बात रहना चाहिए। तो सारे परिवार किसी को कुछ नहीं बताते थे कि हमारे घर में ये दौलत आई तो कहाँ से आई। सब कहते थे कि ऊपर वाले की मेहरबानी है जी, ये हमारा जो जगदीश है इसको भगवान ने कहीं से पैसा दे दिया है। ऐसे से हम लोग का काम चल रहा है। आखिरकार 3 महीना में एक दिन रह गया था। जगदीश मामा जब उस तांत्रिक के पास पहुंचे, वो बिल्कुल वही मंत्र लिख करके दिया। अब बोला कि बस आखिरी बार है, और इस बार जब तुम खाना दोगे उस काली शक्ति को तो ये मंत्र जरूर पढ़ लेना। अब फिर अगले दिन से ये कहानी खत्म हो जाएगी। जगदीश मामा ने जैसा वो साधु ने कहा था वैसा ही काम किया, और सुबह में बिल्कुल अब इनको दोबारा उस काम में लगना ही नहीं था। अब साधु के पास वो गए कि जो भी बताया था हमने वैसा कर लिया, तब तो कोई ज़रूरत तो नहीं है। वो साधु बोलना कि नहीं, मंत्र तुमने पढ़ लिया ना। तो जगदीश मामा बोले हाँ, हमने मंत्र को अच्छी तरह से पढ़ा है। आखिरकार उस काली शक्ति से अब जगदीश मामा का परिवार का पीछा छूट चुका था। इस घटना के बाद में करीब 1-1.5 महीना उस घर में बिल्कुल शांति बनी रही। अब पैसा आ चुका था। पैसे का जो नाना जी सही उपयोग कर रहे थे। अपने घर में उन्होंने एक दुकान भी खोल दिया था ताकि कुछ आमदनी अलग से होती रहे। अब उस दुकान पर हमारे बड़े मामा जी बैठा करते थे। खेती बाड़ी का भी काम उनका चल ही रहा था, क्योंकि उस टाइम में 3 लाख रुपया बहुत ज़्यादा मायने रखता था। अब 1-1.5 महीना तो बड़े आराम से बीता था। घर में ऐसा लग रहा था कि अब सुख शांति लौट आई है। 1.5 महीने के बाद में मामा हमारे गर्मी का टाइम था, आंगन में सोए हुए थे। नाना जी भी बगल में सोए थे। अब आधी रात के बाद में अचानक जगदीश मामा जैसे सपने में चिल्ला पड़े थे, चीख पड़े थे, डरे हुए थे। अब नाना जी उठ करके खड़े हो गए, मेरे जगदीश मामा को उठाने लगे। जगदीश जगदीश उठ जा, क्या हुआ तेरे साथ में। तब मामा ने आंखें खोल करके नाना को बताने लगे कि मैं बहुत ही भयानक सपना देखा हूँ। मैं देखा हूँ कि इस घर में एक सुंदर लड़की आई है और वो हमारे रसोई घर में जा कर के खाना बना रही है। और मैं जब रसोई घर में पहुँचता हूँ ताकि कौन है लड़की, हमारे घर में रसोई घर में क्या कर रही है। जैसे ही रसोई घर में पहुँचता हूँ तो वो लड़की हमारी तरफ पलट जाती है। और इतनी शक्ल उसकी भयानक थी, इतनी कि मैं सपने में भी देख करके बहुत डर चुका हूँ। वैसा भयानक शक्ल मैंने सपने में कभी भी नहीं देखा था। और वो हमारी तरफ बढ़ चुकी थी अपने लंबे लंबे नाखून लेकर के, मुझे दबोचने के लिए, मुझे खाने के लिए। अब नाना जी सोचे पड़ गए थे। वो कहने लगे जगदीश घबरा मत, ये तो सपना ही है। सपना भला सच कहाँ होता है। बजरंग बली का नाम ले, सब कुछ सही हो जाएगा। खैर वो रात तो बजरंग बली का नाम लेकर के जगदीश मामा ने काट दिया आराम से। उसके बाद में उनको सपना नहीं आया। हर तीसरे दिन अब वही सपना जगदीश मामा को दिखाई देने लगा कि वो सुंदर सी लड़की हमारे घर में आती है, कभी किचन में, कभी उनके सोने वाले कमरे के अंदर चली जाती है। और जगदीश मामा उसके पीछे भागते हैं कि हमारे घर में क्या करने के लिए आई है। हाँ, वो जगदीश मामा पर टूट कर पड़ती है जैसे वो कच्चा खा जाएगी। अब जगदीश मामा का बुरा हाल हो चुका था। नाना जी भी डर चुके थे। घर के सारे सदस्य इस घटना से परेशान थे।
आखिरकार नाना जी ने बोला कि तू उसी तांत्रिक के पास में जा, अघोरी तांत्रिक के पास में, और जाके बात कर ये सब क्या हो रहा है। अब जगदीश मामा फिर शाम के टाइम उस अघोरी तांत्रिक के पास पहुँचे, लेकिन जब पहुँचे तो अघोरी तांत्रिक थे वो कहीं और चले गए थे। अब निराश मन से वापस लौटे। अब क्या किया जाए, घर के लोग सारे चिंतित थे कि ये तो नया खेला शुरू हो चुका है। अब सपने में जगदीश मामा बहुत डरने लगे थे। हाँ, वो अकेले तो कभी सोते नहीं थे, वो नाना जी के साथ में या फिर बड़े मामा के साथ सोना शुरू कर दिया था। लेकिन हर तीसरे दिन वही भयानक सपना आता। अब फिर मामा जी पूरी रात सो नहीं पाते थे, डर के मारे कांपते रहते थे। अब फिर जाकर जगदीश मामा उस गंगा घाट पर पहुंचे जहां पर तांत्रिक रहते थे, लेकिन अघोरी तांत्रिक ना जाने कहाँ चले गए थे, उनसे मुलाकात नहीं हो रही थी। आखिरकार इस समस्या का हल ढूंढा गया। मेरे नाना जी एक ओझा गुनी को जानते थे और उसके पास जगदीश मामा को लेके गए। वो तांत्रिक ने बड़े ध्यान से सारी बात सुना जो मामा जी के सपने में वो लड़की आती थी। अब फिर मामा जी की आंखों में देखने लगा। अब फिर कहने लगा अपने आप ही कि तुम लोगों ने घर में किसी काली शक्ति को बुलाया है क्या। अब ये बात सुनकर के नाना जी भी डर गए, बड़े मामा भी डर गए और जगदीश मामा का तो जैसे प्राण ही निकल गया था। अब नाना जी ने उस तांत्रिक के आगे कुछ भी नहीं छुपाया, एक एक बात जो सच्चाई थी बता दिया था। अब वो तांत्रिक कहने लगा, देखो ये काम तुम्हें करना ही नहीं चाहिए था। ये जो काली शक्तियां हैं आसानी से पीछा नहीं छोड़ती। हाँ, जिसका तुम लोग खाना खिलाते थे, देते थे, वो तो चला गया, लेकिन एक दरवाज़ा वो खोल करके चला गया है और उस दरवाजे से एक दूसरी काली शक्ति तुम्हारे घर के अंदर प्रवेश कर गई है और वो आसानी से इस घर से जाने वाली नहीं है। तुम्हें किसी बड़े तांत्रिक के पास में जाना चाहिए। अब नाना जी, बड़े मामा, जगदीश मामा उसकी बात सुन करके बहुत डर चुके थे। तांत्रिक के पैर पकड़ लिए कि महाराज जो भी खर्चा लगे हम करने के लिए तैयार हैं, आप कैसे भी इस काली शक्ति से हमें मुक्ति दिलवाइए। आखिरकार वो तांत्रिक मान गया और वो पैसों को डिमांड रखा कि इसमें खर्चा बहुत है। अब नाना जी करते क्या करते, उसकी जो भी खर्चा था वो देने के लिए तैयार हो गए। अब वो जो तांत्रिक था वो कहने लगा कि हम अमावस की रात को आपके घर में आएंगे और सारा पूजा पाठ वहीं पर होगा, उसी कमरे में जहाँ पर आप लोग उस काली शक्ति को खाना खिलाते थे। अमावस भी आई। अमावस की रात को सारे परिवार को उस तांत्रिक ने बोला कि अपने घर से दूर हटा दो, इस घर में कोई भी बाल बच्चा नहीं रहना चाहिए, सिर्फ जगदीश इस कमरे में रहेगा और मैं रहूँगा। जैसा उस तांत्रिक ने कहा था वैसा ही किया गया। घर में सारे छोटे बच्चे, औरतों को उस जगह से हटा दिया गया, यहाँ तक कि नाना जी भी और बड़े मामा को भी उस जगह से हटा दिया गया। अब उस कमरे में सिर्फ जगदीश मामा और वो तांत्रिक था। तांत्रिक अपना विधि विधान से पूजा पाठ करने लगा और मामा जी को सामने बिठा रखा था और एक गोल घेरा बना दिया था और कहने लगा कि देखो जगदीश बेटा, अब तुम समझ लो कि इस घर में बहुत कुछ होने वाला है, ऐसी कुछ शक्तियाँ भी आएगी, तुम्हें डराने की कोशिश करेगी, लेकिन तुम डर करके इस गोल घेरे से बाहर मत निकलना।
अगर तुम इस घेरे से बाहर निकल गए तो तुम्हारी मौत पक्की है। डरने पर ऐसा ही होगा। तो तुम भूल जाना कि तुम डरने का कोई काम करो। अब जगदीश मामा समझ गए थे कि मामला बहुत गंभीर है। आखिरकार उसने जो काली शक्ति थी वो ऐसा कौन सा दरवाज़ा खोल दिया था जिससे दूसरी काली शक्ति जो लड़की थी उनके घर में आ चुकी थी। अब पूजा पाठ स्टार्ट हो चुका था। और वाकई में जगदीश मामा बताते थे कि उस घर में ऐसा लगा कि जैसे बहुत सारे औरतें मिलकर के एक साथ में रोना शुरू कर दिया हो। और वो रुलाई इतनी भयानक थी कि मामा जी डर के मारे कांप गए थे। लेकिन तांत्रिक ने बोला था कि डरना नहीं है, अगर तुम डर गए और इस घेरे से बाहर चले गए तो तुम बच नहीं पाओगे। अब जो रुलाई थी वो बंद हो गई। अब उस कमरे में ऐसा लगने लगा कि जैसे तेज तेज हवा चल रही हो, आंधी सा तूफान सा आवाज आ रहा है। इस तरह की बहुत सारे घटनाएं उनके साथ में हुई थी उस रात को। आखिरकार पूजा संपन्न हुआ। 2 घंटे का वक्त लगा था। रात को 2 बजे जा करके पूजा संपन्न हुआ। और तब तांत्रिक बोला कि जगदीश, आगे से ऐसी कोई गलती मत कर बैठना। पैसे के लालच में बिल्कुल भी मत आना, नहीं तो तुम तो मरोगे, साथ में तुम्हारा परिवार भी खत्म हो जाएगा। जगदीश, गांठ बांध के मेरी बात को रख लो। अब जगदीश मामा को भी समझ में आ गया था कि उन्होंने पैसे के लालच में कितनी बड़ी गलती कर दिया था। इसमें उनको परिवार को भी खतरा हो सकता था। आखिरकार उस काली शक्ति से पीछा छूट गया। इस घटना को तो बहुत साल बीत चुके हैं। अब उसके बाद से जब पूजा हुआ था तब से वो सपना जगदीश मामा को कभी नहीं आया, ना उनको कोई ऐसी बात महसूस हुई कि उनके घर में कोई काली शक्ति रहती है। तो दोस्तों, ये थी कहानी जिनका नाम त्रिभुवन है। अगर आपके पास भी इस तरह की कोई घटना है जो आप हमें सुनाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कर सकते हैं। और दोस्तों, मेरे दूसरे चैनल पर भी जाइए, उनमें भी अच्छी अच्छी कहानियाँ हमने डाली हुई है जो बेहद आपको पसंद आएगी। चैनल का लिंक नीचे में दिया हुआ है, तो एक बार आप लोग उस चैनल पर ज़रूर विजिट कीजिए, उन कहानियों का आनंद ज़रूर उठाएं। और इस चैनल को भी आपकी प्यार की ज़रूरत है, तो इसको भी लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। फिर हम मिलते हैं अगले दिन एक इसी तरह की कहानी में। आप लोग अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। नमस्कार।